कम कर देंगे। सप्लाई। अच्छा, मनी सप्लाई कम कैसे करेंगे जरा बताइए तो। सरकार का खर्चा कम कर देंगे। सरकार का अगर खर्चा कम किए तो मार्केट में मनी कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, सही बात है। कर अगर टैक्स को बढ़ा दिए तो सरकार के पास पैसा अधिक ज्यादा चला जाएगा, फिर मार्केट में पैसा कम गया। विनिवेश बढ़ा दिए, विनिवेश बढ़ा दिए, चला गया, फिर से सरकार के पास चला गया। ठीक है। लोक ऋण अगर लिए हैं, मतलब लोक ऋण मतलब लोगों से जो ऋण लिए हैं बॉन्ड के माध्यम से, तो फिर पैसा कहाँ चला गया, सरकार के पास चला गया। मतलब किसी भी हाल में अगर मुद्रास्फीति हो तो क्या चीज घटाना है हमें, मनी सप्लाई को घटाना है। अगर अब हो जाए, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, क्या हो जाए, डिफ्लेशन हो जाए, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, मनी सप्लाई को बढ़ा देना है। तो सरकार के व्यय बढ़ा देते हैं, कर को कम कर देंगे, विनिवेश कम कर देंगे, सार्वजनिक ऋण लेना कम कर देंगे। ठीक, चलिए। राजकोषीय नीति का जो प्रकार होता है, देखिए राजकोषीय नीति एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब संकुचन नीति है। अगर मुद्रास्फीति हो तो मनी सप्लाई को हम कम कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, संकुचित राजकोषीय नीति। अगर एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी, ठीक है, विस्तारवादी अगर फिजिकल पॉलिसी अगर बोले तो क्या हो गया, ये अपस्फीति के समय में होता है, अपस्फीति का नियंत्रण करने के लिए। इसका मतलब क्या, विस्तारवादी में पैसा फेंक दो मार्केट में, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ा दीजिए। और न्यूट्रल जो होता है, ना बढ़ाना है, नो चेंज करना है, ठीक है, कोई भी चेंज ना करना। सब प्राइम में लेंडिंग आप ना पढ़िए, छोड़ दीजिए, क्या होता है सब प्राइम लेंडिंग। चलिए अब देख लीजिए क्या है, ये यूएस में आया था, हालांकि भारत में देख लीजिए। सब प्राइम लेंडिंग जो है उन 2008 में यूएस में आए आर्थिक तंगी का कारण सब प्राइम लेंडिंग था। जब किसी देश की केंद्रीय बैंक वहां के बैंकों को अधिक से अधिक ऋण प्रदान करने का आदेश देती है, तब ऐसे में बैंकों के माध्यम से कुछ ऐसे लोग के पास भी ऋण पहुंच जाता है जिनको ऋण को चुकाने की क्षमता का अभाव है। तब बैंकें नुकसान में जाती हैं एवं अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी उत्पन्न हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, सब प्राइम लेंडिंग। सब प्राइम लेंडिंग, ये अमेरिका में आ गया था 2008 में। ठीक है। फिजिकल क्लिप भी अमेरिका का है, छोड़ दीजिए। फिजिकल ड्रैग, ठीक है, हाँ इसको पढ़ लीजिए। फिजिकल ड्रैग क्या है, जब सरकार अर्थव्यवस्था में अमीरों के ऊपर अधिक कर लागू करके अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल ड्रैग बोला जाता है। फिर क्या है, फिजिकल कंसोलिडेशन, राजकोषीय समेकन। जब सरकार अपने करों से प्राप्त राजस्व में वृद्धि करे एवं व्यय को कम करे, जिसे सरकार के घाटे का नियंत्रित किया जाए, इसे क्या कहते हैं, एवं जिस पर सरकार को कम ऋण लेने की आवश्यकता हो, इसे क्या कहते हैं, राजकोषीय समेकन। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमको घाटा लग रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन खर्चा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। फिजिकल ग्लाइड, राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके का प्रयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर राजकोषीय समेकन करना है तो उसी को बोलते हैं फिजिकल ग्लाइड कहते हैं। फिजिकल स्लिपेज, फिजिकल स्लिपेज क्या है, जब सरकार अपने द्वारा निर्धारित घाटे को प्राप्त करने में विफल हो जाए, घाटा को प्राप्त करने में विफल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकल स्लिपेज, स्लिप कर गया है वो। ठीक है। आइए अब है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अब किसके द्वारा जारी किया जाता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय में एक है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये किस किस समिति की सिफारिश पर आया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उर्जित पटेल। इसका निर्माण 2016 में हुआ। ये आरबीआई, ये सवाल आया हुआ है, इसीलिए आपको भूलिएगा नहीं, इसको छोड़िएगा नहीं कि क्या ये भी पढ़ना है क्या। आरबीआई जो एक्ट आया था 1934 में, उसका सेक्शन 45 जेडबी में है, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है। ये एमपीसी जो है कौन सा सेक्शन में है, आरबीआई अधिनियम 1934 के सेक्शन 45 जेडबी। अच्छा, एमपीसी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 भारत सरकार से। तो आरबीआई को तो 3 होते हैं, एक एमपीसी का अध्यक्ष होता है, वो तो सिंपल सी बात है, एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है। एमपीआई का प्रभारी, आरबीआई का 4 डिप्टी गवर्नर में से कोई एक होता है, और फिर आरबीआई का एक ऑफिसर होता है, आरबीआई का डायरेक्टर में से कोई एक होता है। तो चलिए ठीक, 3 तो आरबीआई का हो गया। 3 किसका होगा, सरकार के द्वारा नामित, कोई भी हो सकता है, गोली मारी। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि सरकार द्वारा जो नामित होता है 3, वो इसका क्या नियुक्ति पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या, नहीं।
कितने साल के लिए नियुक्ति होता है इसका? 4 साल 4 साल। के। अच्छा, एक वर्ष में एमपीसी कम से कम कितना बैठक होना अनिवार्य है? 4 बैठक। अच्छा, इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, प्रत्येक 3 महीना में आपको रेपो रेट के बारे में सुनने को मिलता है। रेपो रेट में चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। चेंज हुआ। 3 बाहरी सदस्य 4 वर्ष के लिए मनोनीत, ठीक है, अभी तो देखे थे 4 वर्ष के लिए मनोनीत किए गए थे। प्रत्येक एमपीसी की बैठक कम से कम 4, हाँ देखिए, एमपीसी में टोटल कितना मेंबर? 6 मेंबर। 6 नंबर। इसका कोरम कितना होता है? कोरम 4 सदस्य। 4 सदस्य। एमपीसी के निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। अगर एमपीसी में कोई निर्णय लिया गया तो आरबीआई को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एमपीसी में कौन कौन रहता है? आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का ऑफिसर, सरकार, भारत सरकार का, ठीक है। प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है। यदि कभी निर्णय बराबरी पर आ जाता है तो आरबीआई के गवर्नर के पास एक निर्णायक मत होता है। आइए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग? जीसेक, ठीक है। सरकारी प्रतिभूति क्या होता है? जिसके माध्यम से सरकार ऋण लेती है ना। देखिए, सरकार एक कागज आपको थमा देगी, कहेगी देखिए ये हम आप में लिख दिए हैं 1 लाख रुपया, जाइए आप कहीं भी, आप 1 लाख रुपया आपको मिल ही जाएगा, आप हमको पैसा दीजिए, ठीक है। सरकार है ना, भरोसे वाला चीज है। आप लोग दीजिएगा तो नहीं मानेंगे, लेकिन सरकार का है ना, इसीलिए तो सरकार बस एक कागज आपको थमा देती है, जिसमें लिखा रहेगा कि इतना रुपया अदा करने के लिए। जैसे रुपीज जो है आपके पास, जो नोट है उसमें भी तो यही है ना। वो आरबीआई क्या कहती है? हम धारक को 500 रुपया देने का वचन देते हैं। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकालिक होता है और एक दीर्घकालिक। तो 1 साल, तो अल्पकालिक किसको बोलेंगे? जो 1 साल से कम हो। 1 साल से कम जो 1 साल से ज्यादा हो उसे दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन में कौन क्या आता है? ट्रेजरी बिल, टी बिल आता है, इसको शॉर्ट में टी बिल बोलेंगे, ट्रेजरी बिल। और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट बॉन्ड, एनएससी हो या केवीपी हो, ठीक है। अच्छा, ये जो टी बिल होता है कितना हजार के गुणक में होता है? बाकी फालतू पैसा नहीं। 25,000। क्या 25,000 रुपया ले सकता है क्या टी बिल से माध्यम से सरकार? नहीं। आपको अगर देना है तो 25 दूनी 50, 25 या 75, 25,000 के गुणक में ही हो सकता है टी बिल। ये याद रखिएगा, टी बिल कितने के गुणक में हो सकता है? 25,000। आइए, ये क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए आएगा तो बीच में एक चीज बैंक के बारे में आ गया है। देखिए, देख लीजिए, बैंक में जो जमा होता है ना, आप जो जमा करते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट, ठीक है। एक होता है डीडी, एक होता है टीडी, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट, इसका मतलब क्या हुआ ना, जो पैसा आप बैंक में जमा किए हैं, आप जब चाहिएगा अब तब सरकार, जब मांगिएगा तब दे देगा सरकार आपको, मतलब बैंक दे देगा आपको। उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। जब आप डिमांड कीजिएगा आपको पैसा मिल जाएगा। वैसा डिपॉजिट जो आपके डिमांड पर डिपेंड। और टर्म डिपॉजिट क्या है? वो जो है ना, ऐसा है कि आप डिमांड कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, टाइम से ही मिलेगा। अगर इसी को ना बोलते हैं फिक्स कर दिए ना, पैसा क्या कर दिए हैं? फिक्स कर दिए। एफडी एंड आरडी, क्या? फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। कौन सा? ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट में आप 2 प्रकार का देखते होंगे, सीए करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो वही है, डिमांड में है करेंट अकाउंट और सेविंग। देखिए, करेंट अकाउंट में क्या है? जब भी पैसा चाहेंगे निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में 12 बजे रात को भी पैसा निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा 12 बजे रात को तो बैंक खुला ही नहीं रहता है, तो आप यूपीआई का इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। एटीएम, ठीक है, ओके। हाँ, टर्म डिपॉजिट में एक होता है एफडी और एक आरडी होता है। चलिए, एफडी का मतलब तो आप समझ गए कि मान लीजिए 1 लाख रुपया जो है हम 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, 5 साल के बाद हम पैसा लेंगे, ठीक है। हालांकि इसको बीच में तुड़वा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मतलब जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखिए, मान लीजिए हम एक होता है 1 लाख रुपया हम क्या कर दिए हैं, 7 साल के लिए एक बार हम फिक्स कर दिए हैं। चलिए, रेकरिंग अकाउंट क्या है? हम कर रहे हैं 1 लाख रुपया हम फिक्स करेंगे,
लेकिन हम करेंगे, बोलेंगे भाई साहब हम 20-20 हजार रुपया करके महीना में देंगे, हर एक महीना देंगे, तो ये कौन सा डिपॉजिट हो गया? ये रेकरिंग रेकरिंग डिपॉजिट हो गया। चलिए, रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है कम से कम कितने दिनों के लिए होना चाहिए? 6 महीना। मैक्सिमम कितना दिन के लिए होगा? 10 साल के लिए। सेम 10 एफडी भी है, एफडी फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 साल के लिए। आइए, अच्छा बैंक में जो हम जमा किए हुए हैं, क्या बैंक का अच्छा देखिए यहाँ पे एक दो चीज समझिए, एक होता है एसेट, क्या होता है? एसेट, और एक होता है लाइबिलिटीज। क्या होता है? लाइबिलिटीज। देखिए आपके पास जो पैसा है ना वो आपका एसेट है, लेकिन आप अगर दोस्त से उधार लिए हैं ना पैसा, वो आपका क्या हो गया? लाइबिलिटीज। अच्छा एक बात बताइए, क्या बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं वो बैंक का एसेट हो गया कि लाइबिलिटीज हो गया? क्योंकि जब मांगेंगे बैंक को हमको देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, बैंकों में जो जमाए हैं वो बैंकों के लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। बैंकों में दो प्रकार की लाइबिलिटीज होती है, एक डिमांड, वही डिमांड वाला, एक टर्म वाला। डिमांड वाला में कासा और टर्म वाला में एफडी एंड आरडी। ठीक है, फिर एक और टर्म सुनिए, क्योंकि इसके बाद आपको CRR SLR पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये टर्म आप नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। एक होता है NDTL, ठीक है, एक याद रखिए NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। कुछ तो समझ में आ गया होगा कि शुद्ध नेट मतलब शुद्ध होता है, ठीक है, इसको बंद कीजिए अभी। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मतलब बैंक के पास डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होना चाहिए। तो डिमांड में कौन आएगा? कासा वाला पैसा। टाइम लाइबिलिटी में कौन आएगा? FDRD का पैसा। मतलब NDTL किसको बोलते हैं? डिमांड और टाइम में, और डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज और अदर कुछ भी डिमांड अगर है तो वो सब, ठीक है, वो सब पैसा हो गया। उसके बाद इसमें से घटा दीजिए, क्या नेट लगा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ घटेगा इसमें, ठीक है, शुद्ध है, ठीक है। तो इसमें क्या घटाइएगा? वो जो बैंक है ना वो पैसा कुछ अगर दूसरे बैंक में रख रहा है तो वो पैसा को आप घटा दीजिए, वो क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। आखिर हम बोलेंगे NDTL आखिर कंसेप्ट क्यों लाए बताते हैं। मान लेते हैं कि एक एक्स नाम का बैंक है, इसके पास कासा, CASA कासा और FD और RD में पैसा है। चलिए मान लीजिए कासा में 100 रुपया है, ऐसे में 100 रुपया है, FD में भी 100 है, इसमें भी 100 है। तो अगर इसका टोटल इसका NDTL कितना हो जाएगा? मतलब इसका कैपेसिटी कितना है? इसका 400 का हो गया। 400। तो अगर बाद में जैसे एक बात बताइए, क्या हम अपना ही बात करते हैं, क्या अभी अगर हम माने कहेंगे बैंक को 100 करोड़ हमको लोन दीजिए, क्या सरकार हमें लोन देगी? बैंक 100 करोड़ नहीं ना देगी। कहेगा पहले इसके पास क्या है जरा देखते हैं, इसके पास क्या है जरा देखते हैं, उस अनुसार से हम लोन देंगे। तो बैंक का क्या देखेंगे हम? आप हमारा संपत्ति देखेगा, ये बैंक हमारा है संपत्ति देखेगा। आखिर RBI बैंक को लोन दे रहा है तो बैंक का क्या देखेगा? RBI तो क्या देखेगा? यही NDTL देखेगा, समझे? इसीलिए इंडिया। और उसके बाद क्या है, मान लीजिए 100 रुपया इन्हें से 100 रुपया इन्हें से, ये मान लीजिए इतना पैसा इस बैंक के पास आ गया। अब 50 रुपया क्या किया, मान लीजिए X नाम का बैंक है, Y नाम के बैंक में जाके 50 रुपया जमा कर दिया, तो लीजिए इसका NDTL 350 हो गया। कितना हो गया? 350 हो गया। अब NDTL समझ गए क्या है? NDTL समझिए, उसके पास जितना पैसा है, बैंक के पास जितना पैसा है क्या कहलाया? मोटा मोटी में NDTL हो गया। चलिए समझिए, आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दो प्रकार का होता है, एक पारंपरिक जो पहले समय से जो आया हुआ है, एक है गैर पारंपरिक, मतलब नया जो है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? नए तरीके से। चलिए आइए मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में जितना में रहेगा क्वांटिटी में रहेगा, 1-2 नंबर में रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? नंबर में रहेगा। और क्वालिटी में रहेगा, क्वालिटी में जानते हैं वो नंबर में नहीं रहेगा, उसमें कुछ आपको बताया जाएगा थ्योरी टाइप का, ठीक है, गुणात्मक हो या मूल्यात्मक हो या सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो। और अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से किसको जनरल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है? जनरल इंस्ट्रूमेंट। आखिर अगर आखिर हमको इन्फ्लेशन को कम करना है
तो हम जनरल क्या चीज को बढ़ाते घटाते हैं, क्या चीज को बढ़ाते घटाते हैं, यही सबको ना। यही बैंक रेट, रेपो रेट। बैंक रेट इस पर उतना नहीं ना ध्यान देते हैं, ज्यादा शुरू में नहीं देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जनरल इंस्ट्रूमेंट किसे कहा जाता है, क्वांटिटी वाले को, क्वांटिटी वाले को। चलिए इसमें पॉलिसी रेट देखिए था, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, फिर आरआरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट, फिर एसडीएफ होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सबको बोलते हैं पॉलिसी रेट। क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट। बाकी रिजर्व रेशियो, रिजर्व के रूप में रखा हुआ होता है, एक होता है सीआरआर और क्या होता है एक एसएलआर, बाकी एक एक्स्ट्रा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। और क्वालिटी में देख लेते हैं, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबके बारे में बाद में बताएंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है, ठीक है। बाकी सबको होता है मोरल प्रेशर, कैसे नैतिक दबाव बनाएंगे बैंक पे कि ज्यादा खर्चा मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। डायरेक्ट एक्शन, अगर ज्यादा नहीं सुना तो डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे हम, ये क्या हो गया, ये मोरल है, मतलब ये क्वालिटेटिव है। चलिए, और हमारे लिए मैन कौन सा है, हमारे लिए मैन ये है, ठीक है ये। हाँ, और ये क्या है ना, ये क्या है ना, आपको ये याद रखना है ना, ऑप्शन में दे देगा कि कौन सा क्वांटिटिव है और कौन सा क्वालिटेटिव है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फिर, बाकी इसमें से काम चल जाएगा। इसको अगर आप ज्यादा नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रेट। पॉलिसी रेट में सबसे पहले क्या है, बैंक रेट। देखिए बैंक रेट में यहाँ पे सबसे पहले पर समझिए, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। देखिए क्या है, एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। क्या होता है, रेपो रेट। याद रखिएगा बैंक रेट हमेशा जो होता है रेपो रेट से बड़ा होगा। क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा, बड़ा होगा। हाँ, क्यों होगा, देखिए सरकारी प्रतिभूति अगर बैंक के पास है, मान लीजिए अगर कोई बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति है, इसका मतलब क्या है, सरकार के पास उतना पैसा है ना वो, क्योंकि सरकार के पास पैसा खर्चा किया है वो, सरकारी प्रतिभूति है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास, सरकार के पास पैसा है, सरकार को पैसा दिया हुआ है, मतलब इसके पास क्षमता है कि उतना पैसा लौटा देगा, ठीक है। तो सरकारी प्रतिभूति अगर रहा तो उसको कम दाम में ही दे दिया जाता है लोन, ठीक है, वो होता है रेपो रेट में। इसमें होता है रेपो रेट में। अगर सरकारी प्रतिभूति नहीं है आपके पास, मान लीजिए सरकारी प्रतिभूति खत्म हो गया है, तब आपके पास बैंक जाएगा, बैंक आरबीआई पूछेगा क्या हमें, आप सरकारी प्रतिभूति दिखाइए, वो कहा वहाँ जो है ना मेरे पास खत्म हो गया है, तो कहा कोई बात नहीं, आपके पास क्या टी बिल है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, हाँ तो आप दीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे, लेकिन आपको रेट ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा, रेट थोड़ा ज्यादा लगेगा। वही है बैंक रेट, वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण देती है, उसे क्या बोलते हैं हम, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आरबीआई जो है बुर्बक है कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ थमाए हुए लोन दे देगा कोई बैंक को, नहीं ना देगा, तो सरकारी प्रतिभूति अगर नहीं दिया तो क्या देना पड़ता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज देना पड़ता है। अब एवं बैंक दर को, और बैंक दर को क्या कहा जाता है, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मतलब विनिमय के बिल का पुनर्बट्टा भी कहते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, आप लोग को में किसी को पता है क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नहीं सर। आइए, मान लीजिए एक ये दुकानदार है, क्या है, दुकानदार है, ये लैपटॉप का है, किसका है, लैपटॉप, समझिए ना, लैपटॉप का दुकानदार है। एक गया है यहाँ पे विक्रेता, मतलब खरीदने वाला, खरीदार, मतलब ये होलसेल वाला जो है, ये होलसेल वाला है, और रिटेलर वाला जो है लैपटॉप वाला गया, इसके पास से बोला 100 लैपटॉप दीजिए 1 करोड़ का, कितना का, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, जो भी हो, तो ये 1 करोड़ तो रुपया देगा नहीं इसको डायरेक्ट, तो ये 1 करोड़ रुपया कहेगा कि देखिए ऐसा है, चिट्ठा बना के दीजिए, हम आपको 1 महीना के अंदर आपको लौटा देंगे 1 करोड़। ये चिट्ठा इसके पास आ जाएगा, किसके पास, होलसेल के पास, 1 करोड़ का, ठीक है। मान लीजिए महीना से पहले होलसेल वाले को पैसा का जरूरत पड़ा, तो ये जो है ना, ये चिट्ठा को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ
एक्सचेंज, ये जाएगा बैंक के पास। किसके जाएगा? बैंक के पास। बैंक वाला को बोलेगा, बैंक ये हम आपको 1 करोड़ का देते हैं, आप हमको पैसा दीजिएगा। तो बोला कि बैंक का तो यही काम है क्या? कहा एकदम देंगे। तो बैंक जो है ना इसको 1 करोड़ रुपया नहीं देगा, इसमें से कुछ रुपया काट के इसको पैसा दे देगा। क्लियर? हाँ, लेकिन बैंक के पास अब कितना करोड़ का आ गया है? 1 करोड़ का आ गया है। अगर मान लीजिए बैंक के पास जी सेक मतलब समझे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर नहीं रहा और उसके बाद बैंक को भी पैसा का जरूरत पड़ गया, तो ये गया डैडी के पास, आरबीआई के पास। कहा मेरे पास देखिए ना वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था ना, ये आदमी 1 करोड़ देने का बात किया था, ये आदमी को फिर ये हमको लौटाया, वो मेरे पास है, ये आप रखिएगा। कहा रख तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हम देंगे ज्यादा रेट पर। क्या चीज पे? ज्यादा रेट पे। इसी को बोलते हैं बैंक रेट। इसको क्या बोलते हैं? बैंक रेट। चलिए, तो आप समझ गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। चलिए, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए, एक लाइन में देखिए, बैंक जो है पैसा लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है। क्या इसके बदले कोई सरकारी प्रतिभूति रखती है? नहीं। तो क्या रखती है इसके बदले बैंक? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ बैंक रेट जो है कौन सा अधिनियम के तहत मतलब परिभाषित है? आरबीआई का अधिनियम सेक्शन 49 में। ठीक है, अब आइए रेपो रेट। मैन तो ये है, मैन कौन सा है? रेपो रेट। इसमें क्या है, सभी वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्या इसके लिए सरकारी प्रतिभूति रखनी पड़ती है? रखनी पड़ती है। अब बैंक रेट कब से प्रारंभ किया गया था? बैंक रेट को 1992 से। देखिए, बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहते हैं, तो सुनिए, आप जब भी सुने होंगे, आप रियली में जब आप पीआईबी या कुछ आप देखते होंगे, आरबीआई का वेबसाइट अभी आपको खोल के दिखाते हैं, अगर आरबीआई का वेबसाइट है, आरबीआई पॉलिसी रेट, ठीक है। अगर आप जब भी देखते होंगे ना आरबीआई, एक सेकंड, ठीक है, जब भी आप आरबीआई का जब निकालते होंगे तो वहां पर आपको रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट नहीं लिखाएगा। मैन क्या लिखाएगा आपको क्या लिखाएगा? रेपो रेट लिखाएगा। कहाँ गया पब्लिकेशन स्टैटिक्स, एक सेकंड, इन्फ्लेशन डेवलपमेंट मंथली, एक सेकंड, रेट, ठीक है, आया। कहाँ गया रेट? ये अलग अलग रेट आने लगा, एक सेकंड, हमें मिल नहीं रहा है ये चीज। ठीक है, जब आप आरबीआई के वेबसाइट पे आप खोलिएगा ना, तो आपको एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ ठीक है, आरबीआई के रेट पे आप क्या चीज मिलेगा देखने के लिए? आपको रेपो रेट ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रेपो रेट में आपको घटाना पड़ेगा -2.5, मतलब -25 पॉइंट घटाना पड़ेगा, तो आपको निकल जाएगा क्या? रिवर्स रेपो रेट निकल जाएगा। इसमें 25 जोड़ दीजिएगा तो आपको बैंक रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो मैन रेट कौन सा होता है? किस पे ध्यान दिया जाता है? रेपो रेट पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बेंचमार्क पॉलिसी रेट आखिर किसे बोलते हैं? अगर आप जब एमपीसी देखते होंगे, एमपीसी, तो एमपीसी में किसको बोलते हैं कि 25 अंक कम हो गया, 25 अंक बढ़ गया? किसको देगा? किसके बारे में? आप रेपो रेट के बारे में देते होंगे। इसलिए इसको बैंक मार्च पॉलिसी रेट भी कहते हैं, क्योंकि आरबीआई रेपो दर की सहायता से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संरचना तंत्र, मॉनेटरी ट्रांसमिशन अर्थात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। चलिए, अब ये रेपो रेट, बेंचमार्क लेंडिंग रेट, हाँ यही लेंडिंग, वही उधार, यही है सब, यही है बेंचमार्क रेट, यही है। आइए, रेपो रेट 2 प्रकार का होता है। एक होता है अगर एक रात के लिए तो उसको बोलते हैं ओवरनाइट रेपो, और टर्म रेपो मतलब समय के लिए, कुछ समय, जैसे 3, 7, 14 और कितना है 28 दिन के लिए, ठीक है। ओवरनाइट रेपो क्या होता है? 1 दिन के लिए होता है। अब देखिए समझ में आएगा, एनडीटीएल 0.25% ऑफ एनडीटीएल है। अब समझ में आ गया ना क्या क्या है एनडीटीएल, क्यों पढ़े थे पहले, ठीक है। अगर ओवरनाइट रेपो अगर लेना है तो कितना, 1 दिन, अगर मतलब रात भर के लिए लेना है तो पूरा एनडीटीएल का मात्र कितना % ही उधार दे सकती है आरबीआई बोलेगा कि मात्र कितना देंगे? मात्र 0.25% देंगे आपके टोटल एनडीटीएल का। फिर अगर टर्म रेपो का अगर बात किया जाए तो कितना % दिया जा सकता है एनडीटीएल का?
0.75, बहुत बढ़िया। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या होता है? रेपो, रेपो का मतलब रीपरचेज। क्या होता है? रीपरचेज ऑप्शन। ठीक है। नोट, बैंक आरबीआई से रेपो रेट पर अधिक बैंक आरबीआई से रेपो रेट पर अधिक से अधिक एनडीटीएल का कितना प्रतिशत ऋण ले सकती है? अधिक से अधिक मैक्सिमम अगर लेना हो तो मैक्सिमम अगर बोले कि नहीं गुरु जी और थोड़ा दे दीजिए तो कितना मैक्सिमम दे सकता है आरबीआई? 1% तक ही दे सकता है। हाँ देखिए, अब एक टर्म देखिए, आरबीआई से बैंक लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, इसके लिए क्या सरकारी प्रतिभूति रखा है? रखा है। आइए, अब आइए मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। आप अभी ओवरनाइट पर है ना, ओवरनाइट रेपो, बस ये भी ओवरनाइट ही है, बस खाली दोनों में हल्का सा अंतर है। वह दर जिस पर आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों को ओवरनाइट ऋण देती है, ठीक है, इसके बदले बैंकों को आरबीआई के पास सरकारी प्रतिभूति रखनी पड़ती है। नहीं लग रहा है कि ओवरनाइट रेपो इसमें कोई अंतर ही नहीं है? लग रहा है ना कि ओवरनाइट में भी सेम यही है कि एक रात के लिए दिया जाता है, उसके लिए सरकारी प्रतिभूति रखना पड़ता है। लग रहा है तो फिर ये नया बनाया क्यों? ये नया इसलिए बनाया कि यहाँ पे बताइए ओवरनाइट में कितना % एनडीटीएल का है? 0.5। ये इसमें देखिए एनडीटीएल का क्या % होगा? मैक्सिमम एनडीटीएल का कितना % तक ले सकते हैं? 2% तक ले सकते हैं। हल्का सा अंतर है ना, ठीक है। बाकी ओवरनाइट रेपो और एमएसएफ में कुछ अंतर नहीं है, बस वही एनडीटीएल का कितना % ले सकते हैं, बस वही है। चलिए आइए, ये कब प्रारंभ किया गया था? 2011 में। यह हमेशा रेपो रेट से 0.25% अधिक होता है, याद रखिएगा। एमएसएफ जो होता है, एमएसएफ ये रेपो रेट से कितना होता है अधिक? 0.25%। 0.25%, ठीक। आइए रिवर्स रेपो रेट। यह वह, अच्छा आप लोग क्या बोलते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में? कि आरबीआई उधार लेती है किससे? बैंक से। यही आप बोलते हैं ना, आरबीआई पैसा उधार लेती है बैंक से। क्या आपको लग रहा है कि आरबीआई को उधार लेने की जरूरत पड़ेगा, वो भी बैंक से? बैंक अपना सरप्लस आरबीआई के पास रखता है। हाँ, बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा हो जाए तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। बैंक, आरबीआई उधार नहीं लेती है, याद रखिएगा। आरबीआई उधार नहीं लेती है। बैंक के पास अगर ज्यादा पैसा हो, देखिए ज्यादा पैसा हो तो क्या हो जाता है, ये शेयर मार्केट में लगाएगा, ये लगाएगा, जहां भी लगाएगा तो ये बैंक को लगेगा ना कि खतरा है, पैसा डूबने का होगा ना, खतरा ज्यादा पैसा। तो इसके पास अगर ज्यादा आ जाता है ना तो ये कहता है हमारे लिए सबसे सेफ जगह कहाँ पे है? देखिए, अगर बैंक के पास अगर पैसा रखा रहेगा तो बैंक क्या पैसा रखा रहेगा, रखे रखे क्या पैसा से पैसा बनेगा? नहीं ना बनेगा। अगर तो इसके लिए सेफ ऑप्शन क्या है कि आरबीआई को दे दे तो कुछ तो पैसा आ जाएगा ना। हाँ, तो वही आरबीआई को जो पैसा देता है वो कौन सा रेट पे दिया जाता है? रिवर्स रेपो रेट पे। तो आरबीआई बोलता है कि जिस रेट पे हम तुमको पैसा देते हैं ना, हम उस रेट पर नहीं लेंगे, आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो अपने पास पैसा रखिए। तो कहेगा ठीक है महाशय, कम में रेट पर रखिए लेकिन रख लीजिए आप। याद रखिए, ये भी सवाल आएगा कि रेपो रेट ज्यादा होता है या रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है? बोलिए। रेपो रेट ज्यादा होता है, ठीक है। वह दर जिस पर सभी बैंक आरबीआई को ऋण देती है, अर्थात जब सभी बैंकों के पास अत्यधिक तरलता होती है। तरलता का मतलब समझे? लिक्विडिटी का मतलब पैसा ज्यादा, क्या हो जाएगा? पैसा ज्यादा हो जाना, उसी को बोलता है तरलता। अत्यधिक तरलता होती है तब आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूति देता है। हाँ सुनिए, अगर बैंक जो है इसको पैसा देगा तो आरबीआई को क्या देगा बदले में? कुछ तो देगा ना, वही जीसेक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीसेक, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया जाता है, ठीक है। अब बैंकों की तरलता को नियंत्रित करता है। यह कब से प्रारंभ हुआ था रिवर्स रेपो रेट? 1996 से। यह हमेशा रेपो रेट से कम होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया। चलिए, अगर बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो बैंक कुछ पैसा किसको दे देती है? आरबीआई को। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, अस्थायी जमा सुविधा। इसकी घोषणा बजट 2018 में की गई थी, यह 2022 में प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत आरबीआई जो है सभी बैंकों के अतिरिक्त जमाओ, मतलब जो अधिक तरलता है उसको क्या रखती है? अपने पास कहती है लाइए, थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या इसके लिए अब देखिए, इसके लिए कोई सरकारी प्रतिभूति आरबीआई देगी? नहीं, मतलब यहाँ पर आरबीआई मनमानी करती है। क्या करती है आरबीआई? समझिए, मनमानी करती है
कि दोगे कि नहीं, पैसा दो, उसके बदले हम कुछ देंगे भी नहीं। ये कौन सा है? उसे क्या बोलते हैं? SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। या आर के ही समान होता है, लेकिन क्या इसमें कोलेट्रल, हाँ कोलेट्रल क्या होता है देखिए, ये अनकोलेट्रल लिखा हुआ है। कोलेट्रल का मतलब समझे, वो जो जीसेक दे रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं कोलेट्रल, संपार्श्विक बोलते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोलेट्रल होता है? इसमें कोलेट्रल नहीं होता, मतलब वही ना, सरकारी प्रतिभूति देता है क्या RBI इसको? देखिए यहाँ क्या कहते हैं, देखिए रिवर्स रेपो रेट में क्या था ना, पैसा अगर RBI को दिया तो RBI इसके बदले क्या दिया उसको, जिसे बॉन्ड दिया, बॉन्ड थमा दिया पेपर पे। यहाँ क्या अगर SDF में क्या होता है, अगर पैसा, अगर एक्सेस पैसा है अगर लिया, तो क्या सरकारी प्रतिभूति RBI देती है? नहीं देती है। अंतर समझ गए? RRR और SDF में अंतर, बस चलिए। फिर क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LF, तरलता समायोजन सुविधा। यह सुविधा RBI द्वारा बैंकों को दी गई है, अर्थात जब बैंकों के पास अधिक तरलता होती है तो वह अपनी तरलता को कम कर सके, एवं जब बैंकों के पास तरलता कम होती है तब उसे बढ़ा सके। इसके अंतर्गत रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट शामिल किए जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये एक टर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब तरलता को कैसे एडजस्ट किया जा सके। क्या अगर बैंक के पास तरलता ज्यादा है तो RRR का इस्तेमाल करके RBI को दे दे, अगर बैंक के पास तरलता कम है तो बैंक रेट का इस्तेमाल करके पैसा ले ले RBI से, क्या उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यह भारत में किस समिति, नरसिम्हन समिति की सिफारिश द्वारा 1998 में प्रस्तावित किया गया था, यह 2000 से प्रारंभ हुआ। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ था? नरसिम्हन। अब आइए ऊपर में देख लिए, जितना भी देख लिए थे वो क्या था, पॉलिसी रेट था, अब क्या देख रहे हैं, रिजर्व रेशियो। दो प्रकार का रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एक है कैश रिजर्व रेशियो, नाम सुन के लग रहा है ना कि कैश ही देना पड़ेगा आपको जी। वो इन नगद लिख दिया, एक सेकंड गलती है मेरे पास, एक सेकंड गलत लिख दिया। अच्छा हिंदी में कॉमन इरर ढूंढिएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कॉमन इरर कुछ है। ये नगद नहीं नकद होता है। क्या होता है? नकद होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो नकद आरक्षित अनुपात, इसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने कुल जमा मतलब NDTL समझ गए, NDTL का एक न्यूनतम प्रतिशत RBI के पास रखना होता है, वो भी किस फॉर्म में, ये सभी बैंकों को रखना है, ये किस फॉर्म में रखना होता है, कैश रूप में रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए बैंक के पास गए 100 करोड़ रुपया लेके, हम RBI के पास गए, वो बोलेगा हमको बैंक खोलना है, कोई दिक्कत नहीं, 10 करोड़ हमें दीजिए। क्या दीजिए? 10 करोड़ हमें दीजिए, वो भी किस रूप में रहना चाहिए, 10 करोड़ कैश के रूप में हमें जमा कीजिए। आपके पास बचा 90 करोड़, कितना करोड़ बचा? 90 करोड़। क्या आप 90 करोड़ अच्छा आप मान लीजिए बैंक है तो पैसा अपने पास तो नहीं रखना चाहिएगा, पैसा बनाने के लिए आपको देना पड़ेगा मार्केट में पैसा, तो क्या 90 करोड़ का 90 करोड़ आप दे दीजिएगा मार्केट में, आप कैसे पैसा चलाइएगा? तो 90 करोड़ में से फिर बोलेगा भाई साहब जो आप 10 करोड़ रुपया कम से कम जो है ना अपने पास रखिए, बैंक जो है अपने पास रखिए। तो इसमें बोलेगा सर आप तो 10 करोड़ पहले मेरा ले लिए हैं, आप 10 करोड़ लेके मेरा जान लीजिएगा क्या? आप रखने, तो बोलता है अरे कोई बात नहीं, ये आपको सिर्फ कैश में नहीं रखना है, आप गोल्ड में भी रख सकते हैं, आप विदेशी मुद्रा भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें लेकिन आप अपने पास रखिए, विदेशी मुद्रा में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। देखिए क्या है ना, अगर कैश में रखेगा तो कैश कभी भी भारत सरकार का रुपया गिरता है, पता है ना। लेकिन अगर वही सोना खरीद के रखेगा तो बैंक को थोड़ा सा राहत मिलेगा ना। हाँ तो वही है, इसको बोलते हैं SLR। इसको क्या बोलते हैं? ये चीज को जो है क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या CRR सिर्फ कैश रूप में होता है क्या? SLR भी सिर्फ कैश के रूप में होता है क्या? नहीं होता। CRR जो है कोई भी जो बैंक है वो किसके पास रखता है? RBI के पास। और SLR होता है बैंक के अपने पास रखता है,
ठीक। हाँ। तो हो गया, ये खत्म है, यही है। अच्छा SLR यहाँ आ गया, ठीक है। वही है, NDTL का एक निर्धारित प्रतिशत क्या अपने पास रखना पड़ता है। यह नकद तरल परिसंपत्ति जैसे सोना हो गया, विदेशी मुद्रा हो गया या सरकारी बॉन्ड हो गया, इस रूप में रखा जाता है। SLR को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? SLR बैंकिंग अधिनियम 1949, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन। पहले यह न्यूनतम 25% था, मतलब कम से कम SLR आपके पास जितना भी NDTL है उसका कितना प्रतिशत रखना पड़ेगा? 25%। और न्यूनतम 25%, कम से कम तो आपको 25% रखना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना रखिएगा? 40%। अब क्या रख दिया है? न्यूनतम 0 और मैक्सिमम 40। अब बोला है कि कोई टेंशन नहीं है, चाहिए नहीं भी रखिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर जो दिक्कत हुआ, अगर जो जनता पैसा मांगी, अगर नहीं दिए, तब आप पर चलाएंगे हम RBI का डंडा, समझे? मतलब न्यूनतम अब 0% कर दिया है SLR, ठीक है। अब मैक्सिमम 40% है, लेकिन न्यूनतम 0% कोई भी नहीं रखता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही दिन में, मान लीजिए अगर बहुत सारा कर्म बैंक का उसका अगर आ गया मांगने के लिए, पैसा नहीं दे पाएगा ना, RBI उसको डंडा चला देगा। आइए, SLR के रूप में बैंकों के पास रखी गई, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक चीज आप देखे हैं, क्या देखे हैं? सरकारी बॉन्ड। क्या देखे हैं यहाँ पे आप? सरकारी बॉन्ड आप देखे हैं। तो ये सरकारी बॉन्ड जो आप रखे हुए हैं, किस रूप में रखे हुए हैं? SLR के रूप में रखे हुए हैं ना। क्या इस रुपया का इस्तेमाल आप कुछ कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं इस रुपया का इस्तेमाल। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अच्छा, आप सरकारी बॉन्ड का इस्तेमाल क्या किस चीज में करते हैं? रेपो रेट में करते हैं ना, पैसा उधार लेने के लिए, ऋण लेने के लिए। हाँ, करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। तो अगर जो भी सिक्योरिटी बॉन्ड को आप SLR के रूप में दर्शाए हुए हैं, क्या उस SLR से आप क्या ऋण ले सकते हैं? उस सरकारी बॉन्ड से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप उस सरकारी बॉन्ड को किस रूप में आप दर्शाए हुए हैं? SLR के रूप में दर्शाए हुए हैं। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। SLR के रूप में बैंकों के पास रखी गई जो गवर्नमेंट बॉन्ड को बैंक रेपो रेट में उपयोग कर सकती है? नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन MSF में कर सकती है। किसमें कर सकती है? MSF में। रेपो रेट में क्यों नहीं कर सकती है ना? क्योंकि रेपो रेट दो प्रकार का होता है, ओवरनाइट भी होता है और टर्म रेपो भी होता है। लेकिन MSF ओनली ओवरनाइट होता है। क्या होता है? MSF ओनली ओवरनाइट होता है। तो एक रात में क्या ही बिगड़ जाएगा? मान लीजिए ये अगर SLR का अगर खर्च कर ही दिया है, तो एक ही रात में क्या ही कितना आदमी आएगा पैसा मांगने के लिए इस बैंक से, ठीक है। इसीलिए ये जो रेपो रेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या MSF में कर सकता है क्या उस गवर्नमेंट बॉन्ड का? हाँ, क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ओवरनाइट होता है। अब आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बेचना और खरीदना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? बस एक लाइन में ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। खुले बाजार की प्रक्रिया, मुक्त बाजार की प्रक्रिया, जो भी हो, आप इंग्लिश में हमेशा देखा करें ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए RBI बेचा, ये खरीदा, बेचा खरीदा, जो भी है। चलिए, ये हो गया खत्म। चलिए, अब इसको एक बार में आप यहाँ पे अपन बताइए। बैंक रेट समझे? बैंक रेट क्या है? क्या बैंक रेट लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है? लॉन्ग टर्म। क्या इसके लिए GSEC रखना पड़ता है? नहीं। तो क्या रखना पड़ता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है? क्या इसके लिए GSEC रखना पड़ता है? मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या लॉन्ग टर्म के लिए होता है? ये तो ओवरनाइट होता है। क्या इसके लिए GSEC रखना पड़ता है? रखना पड़ता है। रेपो रेट और MSF में क्या अंतर है? इसका जो ओवरनाइट रेपो रेट है, इसका परसेंटेज का अंतर है। चलिए, रिवर्स रेपो ई क्या है? RR क्या है? RBI को पैसा देगा। क्या RBI बदले में GSEC देगी? नहीं देगी। क्या ही बात कर रहे हैं? RR में देगी। हाँ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में फिर यही सेम है, रिवर्स रेपो रेट जैसा है। क्या इसमें GSEC देगी?
नहीं देखेंगे। नहीं। कैश रिजर्व रेशियो ये किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। बैंक के पास। RBI के पास नहीं, बैंक के पास नहीं, आरबीआई के पास। किस रूप में रखना पड़ता है? ओनली कैश। एसएलआर किसके पास रखना पड़ता है? बैंक अपने पास। बैंक 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 के पास में। क्या एसएलआर में क्या सिर्फ कैश रहेगा? नहीं। नहीं, बॉन्ड भी रख सकता है। सोना विदेशी मुद्रा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? वही जी से को खरीदना और बेचना। बेचना। क्या आपका क्वांटिटी खत्म हो गया? अब आ जाएगा गुणात्मक। आइए इसमें डंडा चलाएंगे। इसमें क्या चलाए हैं हम? इसमें आर्थिक रूप से नुकसान किए, इसमें डंडा चलाएंगे अभी इसको। ठीक है, मतलब राशनिंग ऑफ क्रेडिट है। अच्छा, राशनिंग का मतलब आप लोग समझते हैं? राशनिंग का मतलब कोटा फिक्स करना। क्या होता है राशनिंग का मतलब? कोटा फिक्स करना। ठीक है, आइए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आइए क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक या मूल्यांकन उपकरण। मार्जिन रिक्वायरमेंट या सीमांत आवश्यकता क्या है? बैंकों द्वारा आरबीआई को दिए जाने वाले प्रतिभूति के मूल्य एवं आरबीआई और बैंकों को दिए। ओहो, देखिए क्या है, आप समझिए क्या है। अच्छा, अभी आप ऊपर में देख रहे थे ये बैंक है। क्या है? ये बैंक है, ठीक है। और ये नहीं, बैंक नहीं, इसको आरबीआई मान लेते हैं, इसको आरबीआई। और ये बैंक है। ये गया 1 करोड़ का जीसेक लेकर के। क्या लेकर के गया है? 1 करोड़ का जीसेक। कहा हमें दीजिए पैसा। ये कहा 1 करोड़ थोड़ू देंगे, हम देंगे 90 लाख। कितना देंगे? 99 लाख। सॉरी 99 ये लाख, उतना रुपया लाख मत रख लीजिए, ठीक है। तो उसके 99 लाख रुपया। ओ भाई साहब, 1 करोड़ है ना, 999 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, मान लीजिए ना 100 लाख रुपया है। छोड़िए, हटाइए, उतना क्या है। मान लीजिए इसके पास 100 लाख रुपया है, तो ये जो आरबीआई जो है ना, इसको 100 लाख का 100 लाख पैसा नहीं दे देगा। कितना लाख रुपया देगा? 99 लाख। तो 1 लाख जो अपने पास रखेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जितना का जीसेक है उतना रुपया नहीं देता है, तो जितना रुपया कम करके देता है उसी को क्या बोलते हैं हम? मार्जिन। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रतिभूति के मूल्य मतलब जीसेक का मूल्य एवं आरबीआई जो बैंकों को देता है ऋण, उसके बीच का अंतर ही है ना ये। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या? ये देखिए क्या है। आरबीआई क्या कहती है अपने गतिविधि माध्यम से? बोला कि ऋण जो है ना हम फिक्स करते हैं कि इधर आपको कृषि के क्षेत्र में इतना देना है, आपको फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में इतना देना है, इधर इतना देना है। नहीं दीजिएगा तो चलेगा लाठी आरबीआई का। वही है, तो आरबीआई ने प्राथमिकता वाले क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग होता है, प्राइमरी सेक्टर एरिया जो है, ठीक है। अभी क्षेत्र लिखा हुआ तो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्राइमरी प्राथमिकता वाले अगर ऋण हो जाता तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग हो जाता है, ठीक है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए बैंकों का कुल ऋण का कितना % कोटा फिक्स किया हुआ है? 40%। क्या इसमें कुछ नया चेंजेस भी आया है क्या करंट अफेयर्स में? ठीक है, नहीं आया है, तो इसी को बोलते हैं राशनिंग। राशनिंग कर दिया है। चलिए अब देखते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होते हैं। वे क्षेत्र जो पिछड़े और जहां आरबीआई को अनेक विकास, उनके विकास को प्राथमिकता देनी है, उसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र कहते हैं। जो कि जैसे कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छ जल, स्वच्छता, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, अन्य कमजोर वर्ग, ठीक है। भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण संबंधी नियम कब बना है? 1972 में। आरबीआई 1974 में आरबीआई ने इन क्षेत्र के लिए कितना निर्धारित किया था कोटा? 33.3। बाद में के.एस. कृष्णा स्वामी समिति ने इसे कितना प्रतिशत कर दिया? 40% कर दिया। 2012 में एमबी नायर समिति ने इस क्षेत्र में से संबंधित ऋणों के लिए नियम कानून में संशोधन किया था, ठीक है। 12 में कौन किया थे? एमबी नायर समिति, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना कि 1974 में जो था वो 33.33% था। कौन सा समिति की सिफारिश पर 40% कर दिया गया? कृष्णा स्वामी और एमबी नायर समिति भी संबंधित था। आइए वर्तमान में इतना है, बाकी आप लोग का डेटा देख लीजिए। हमारा डेटा पुराना, मतलब करीब 1-1.5 साल पुराना है। कुछ नया चेंज हुआ कि नहीं हुआ हमको नहीं पता है। वर्तमान में भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण, चलिए मोटा मोटी समझ आइए।
जो घरेलू बैंक है और जो विदेशी बैंक है, जितना भी घरेलू बैंक है और विदेशी बैंक जिसकी शाखा 20 से ज्यादा हो, क्या हो 20 से ज्यादा हो, मतलब पावरफुल विदेशी बैंक, हाँ, तो वो जो है कितना प्रतिशत उसको प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा? 40%। 40%। और जो विदेशी बैंक है जिसका शाखा 20 से कम है, उसको भी कितना देना पड़ेगा? 30%। 40% ही देना पड़ेगा। और 32% निर्यात के लिए, 8% अन्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, वो 40 को तोड़ के लिखा है। जितना भी आरआरबीज है उसको कितना प्रतिशत देना पड़ेगा प्राइमरी सेक्टर को लिए? 75%। जितना भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको भी कितना देना पड़ेगा? 75%। क्योंकि आरआरबी का गठन ही तो किया गया है ना, जो कमजोर, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसके लिए। तो अगर आरआरबी को अगर 75 से कम, मतलब इसको जान के 75 किया गया है कि आपको किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देना है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगर हम देखें घरेलू बैंक जो 40% तो देता ही देता है, 40% जो है कृषि में कितना देता है? 40% का ही कितना परसेंट कृषि में दिया जाता है? 18%। एमएसएमई में 7.5%, कमजोर वर्ग के लिए 12%। और विदेशी बैंक के लिए इस सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आयात और निर्यात, और 32% तो सिर्फ निर्यात में दे देता है वो। चलिए, आरआरबीज के लिए कृषि में कितना देना जरूरी है? वो 75% का कितना परसेंट कृषि में देना है उसे? और भी 75% का कितना परसेंट कृषि में देगा? ये अपना 18% कृषि में देगा। कीमत देखिएगा कि इतना जोर के 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र बहुत सारे हैं ना। अभी जस्ट आप ऊपर देखे होंगे, है ना, ये है ना बहुत सारे। ठीक, बस वही देख लीजिए कमजोर वर्ग के लिए। ठीक है, ये क्या है अब? ये फिर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, उपभोक्ता ऋण विनियमन या ऋण। आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए अनेक ग्राहकों को दिए जाने वाले विभिन्न ऋणों से संबंधित नियम बनाते हैं, जैसे कितना ऋण देना है, ऋणों की समय अवधि कितना होगी, कितना किस्त में आपको देना है, ये सब संबंधित उपभोक्ता संबंधित नियम। मतलब सिंपल सी बात है। ये कौन सा आप कर रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वालिटी। ठीक है। अब मोरल परिसर भी दबाता है। आरबीआई जो है बैंकों को समय समय पर मौखिक एवं लिखित रूप से दिशा निर्देश बनाते जाते हैं, जिनमें सभी बैंकों को पालन करना होता है। बस खत्म। अच्छा, डायरेक्ट एक्शन है। कुछ अगर कुछ नहीं किया तो डायरेक्ट एक्शन देके काम बार अगर आरबीआई के नियम का काम नहीं किया तो बार क्या करेगा? आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, आपको पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मौद्रिक नीति का जो है उपयोग कहाँ कहाँ है। आप देखिए, अब एक लाइन में देखते हैं क्या है। ठीक है, चलिए, आखिर हम बैंक रेट, रेपो रेट पढ़े हैं, आखिर इसका उपयोग भी तो सीखेंगे ना, कैसे उपयोग इसका करेंगे हम। आइए, अगर इन्फ्लेशन हो जाए, क्या हो जाए? इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई को कम करना है, मतलब पैसा को स्क्यूज कर लेना है। स्क्यूज मतलब खींच लेना है, मार्केट से पैसा सोख लेना है। ठीक है, तो पैसा को सोखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले बताइए? बैंक रेट बढ़ा देंगे, रेट पर बढ़ा देंगे। मजे के बाद बोले अगर पैसा खींचना है तो सब बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? सब बढ़ा देंगे। और उसके बाद पैसा को अगर डिफ्लेशन हो गया है, अगर पैसा को अगर बढ़ाना हो, मतलब पैसा को इंजेक्ट करना है, तो सब घटा दीजिए। एक लाइन में क्या कर दीजिए? सब घटा दीजिए। अगर जो बढ़ा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे, टियर या टाइट या हॉकिस। हॉकिस मतलब हॉकिस समझ गए? डंडा चलता है जो हॉकिस, वो वाला। ठीक है, अगर आप सब कुछ घटा रहे हैं तो क्या करते हैं? लूज, इजी, चीप, डॉबिश या एकोमोडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी। एक लाइन में अगर बोल दिया जाए कि मुद्रास्फीति अगर है तो बैंक रेट क्या करेंगे, रेट क्या करेंगे सबको एक लाइन में बोलना है, तो सबको बढ़ा देना है। ठीक है, सुनिए, यहाँ पे ये सीआरआर एसएलआर को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों लिखा गया है? क्योंकि आरबीआई इसे डायरेक्ट कंट्रोल, देखिए क्या है, देखिए इसे क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इससे क्या है ना, हो सकता है आरबीआई बैंक से ऋण लेना बंद कर दे, या हो सकता है बढ़ा हुआ ऋण पर भी पैसा ले ले। ठीक है, लेकिन ये क्या है, सीआरआर कहेगा भाई सबका आपके पास 100 करोड़ है, अभी हम 10 करोड़ लिए थे, लीजिए आइए तो 20 करोड़ अब हमको दीजिएगा। इसे डायरेक्ट ना पैसा खींच गया।
SLR है, पहले लोग कहे थे 10 करोड़ अपने पास रखो, अब कहेंगे उसको 20 करोड़ अपने पास रखो, तो फिर मार्केट में पैसा कम जाएगा ना डायरेक्ट। तो इसीलिए SLR और CRR को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है। ओ कितना बजा? 3 बज गया। 1 सेकंड देखते हैं, खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आइए, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा अभी जस्ट देखे थे डियर टाइट या हॉकिश, चीप ये लूज और न्यूट्रल, जिसमें कुछ ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। चलिए डियर टाइट कब आता है? जब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना हो, मतलब मनी सप्लाई को कम करना हो। इसे क्या बोलते हैं? संकुचन कर रहे हैं ना, संकुचनकारी नीति। और डिफ्लेशन का नियंत्रण करना हो, तो मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो इसको क्या बोल देंगे? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब कुछ ना हो तो नो चेंज करना हो तो न्यूट्रल। ठीक है। अच्छा इसमें आपको पता होगा RBI जो है सरकारी प्रतिभूति को क्या करती है? सेल करती है। अगर अच्छा सरकारी प्रतिभूति को अगर सेल करेगी, मान लीजिए देखिए ये हो गया RBI, ये RBI, ये हो गया बैंक। अगर मान लीजिए RBI सेल की जीसेक को, तो बैंक इसको पैसा देगा ना? हाँ तो पैसा दिया तो मार्केट में पैसा कम पड़ जाएगा ना। ठीक, हमारा काम यही है ना, जब ये हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम ही करना है। एक होता है अब जब आप देखिएगा ना रेपो रेट वाला में, तो उसमें जैसे आधार पॉइंट, ठीक है, आधार पॉइंट बेसिस पॉइंट होता है। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 1/100। 25 बेस पॉइंट का मतलब 0.25%। कभी आप भी देखिएगा, कभी भी आपको ये नहीं लिखाएगा ना कि 0.25% रेपो रेट बढ़ गया है। क्या लिखाएगा पता है? 25 बेसिस पॉइंट आधार अंक बढ़ा है, समझे? हमसे 1 सेकंड, अभी हालांकि खत्म हो गया है। 1 सेकंड। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए रेपो रेट को क्या लिखा हुआ है? पॉलिसी रेट लिखा हुआ है क्या? पॉलिसी रेपो रेट, ठीक है, वो 5.25% है। और ये SDF 5% है। MSF आप समझ गए होंगे, बैंक रेट समझ गए होंगे, रिवर्स रेपो रेट समझ गए होंगे, कैश रिजर्व रेशियो, CRR कितना प्रतिशत है? 3%। और SLR अपने पास जो पैसा रखता है वो कितना प्रतिशत है? हालांकि ये तो RBI का है नहीं, RBI का वेबसाइट वो था नहीं, RBI के वेबसाइट पे मिलता है वो, समझे? अच्छा यहाँ पे आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत होता है कहीं पे डेटा में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा रेपो रेट। चलिए ठीक है। अच्छा RBI का जो, अच्छा आप लोग RBI आया तो, अच्छा एक RRB है ना, RRB कितने वर्तमान में कितने RRB हैं ये बताइए? 28 RRB है। ठीक है, चलिए बताइए ये सवाल भी आ सकता है, ये सबसे टॉप में कौन सा अधिकारी होता है? गवर्नर होता है, उसके नीचे डिप्टी गवर्नर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ये होता है। तो बताइए डिप्टी गवर्नर 4 है, कौन है अभी नया, कौन इसमें ऐड हुए हैं? शंकर, स्वामीनाथन, पूनम गुप्ता, TB रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, इसका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। और डॉक्टर पूनम गुप्ता अभी लेटेस्ट आई थी, और श्री चंद्र मुर्मू भी लेटेस्ट ही है। गवर्नर संजय मल्होत्रा। और अच्छा बिहार में जो RRB है उसका स्पॉन्सर बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। क्या बोले सर? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कौन था? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का तो एक ही हो गया ना। नहीं सर, उत्तर बिहार था लगाया सेंट्रल था लगा दिए हैं सर। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कौन था?
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कौन था सर? ये देखिए दो प्रकार का ग्रामीण बैंक है ना, एक है, एक सेकंड थोड़ा सा, आप लोग को पता है क्या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का तो यही था, क्या नाम बताइए? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है इसका कौन था? क्या सेंट्रल बैंक था क्या सर? सेंट्रल बैंक था क्या? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। हाँ, सेंट्रल बैंक। अच्छा, ये यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, द बैंक वाज फॉर्म बाय एमलगमेशन ऑफ 2 RRBs, ठीक है, और बिहार। अच्छा, एमलगमेशन और विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक सेकंड, हम एक भूल गए टर्म, मर्जर। हाँ, मर्जर क्या बोलते हैं? मर्जर। अच्छा, मर्जर एमलगमेशन में कुछ अंतर होता है क्या? अच्छा, आप बताइएगा, ये इलाहाबाद बैंक का आप नाम सुने हैं? इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, वो दोनों का मर्जर हुआ है या एमलगमेशन हुआ है? मर्जर हुआ है उसका। हाँ, मर्जर हुआ है। तो इसका क्या हुआ? इसका एमलगमेशन होता है क्या? मर्जर एमलगमेशन क्या होता है? ठीक है, मर्जर में क्या होता है ना, जब दो बैंक आपस में मिलता है तो दोनों का पहचान उसमें रहता है, उसे क्या बोलते हैं? या कोई एक का रहता है, कोई एक का नहीं रहता है, उसे बोलते हैं मर्जर। लेकिन जब दो बैंक आपस में मिलती है तो दोनों हट के कोई तीसरा नाम से बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एमलगमेशन। जैसे ये उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दोनों का नामोनिशन खत्म हो गया है। अब नाम क्या रखा गया है? बिहार ग्रामीण बैंक। क्या नाम रखा गया है? कहाँ गया है? यहाँ पे लिखा है ना। अब नाम क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है। अच्छा, RRB जो गठन होता है, स्टेब्लिश, 115 सेक्शन, कौन सा RRB एक्ट कब का है? अच्छा, RRB जो है, RRB इसी को बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। सबसे पहले, बाद में आया RRB, पहले बोलते हैं इसको माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का जो कंसेप्ट कौन दिया था दुनिया में पहली बार? मोहम्मद यूनिस दिए थे। कौन दिए थे? मोहम्मद यूनिस। और भारत में जो है RRB के जो गठन के लिए कौन सा समिति था? नरसिम्हन समिति था ना। ठीक है, नरसिम्हन ही था। चलिए, हो ही गया है तो आज के लिए। अब आगे क्या है जरा देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे है नॉन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें कि आप लोग हेलीकॉप्टर मनी देखे होंगे, क्वांटिटी इतना, ये सब उतना मजा नहीं है, ठीक है। सर, इसका PDF भेजा हुआ है क्या ग्रुप में? ठीक है, देखिए खत्म हो गया, इसको पढ़ना भी नहीं होता, ठीक है। आपको उतना क्या ही मतलब ये क्या करना है, ये नहीं है इंक्रीमेंटल CRR, ठीक है। मैन जहाँ तक आप पढ़ लिए हैं, एक देख लीजिएगा, ज्यादा आएगा तो हेलीकॉप्टर मनी आएगा, पैसा उड़ा दिए इसको, क्या और किसके द्वारा दिया गया है? ये मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। बाकी और किसी चीज को मत पढ़िए, अब डायरेक्ट आ जाइए किस पे। कल चलेगा फाइनेंशियल मार्केट, आखिर वित्तीय बाजार कैसे काम करता है, ठीक है। कैसे पैसा लेता है उधार, प्रतिभूति कैसे रखा जाता है बैंक के द्वारा, ठीक है। सेबी कैसे काम करता है, कॉर्पोरेट ब्रोकर, प्राइमरी डीलर, AIFI क्या होता है? AIFI आप लोग को पता है क्या? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टोटल 5 होते हैं, नाबार्ड, सिडबी, NHB। क्या होता है? नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक, बहुत बढ़िया, ठीक है। वित्तीय बाजार देखिए कितने प्रकार का, देखिए बैंक, वित्तीय बाजार के प्रकार, बैंकिंग बाजार जिसमें RBI देखता है, शेयर बाजार का मालिक सेबी, बीमा बाजार का मालिक IRDAI, और पेंशन फंड बाजार का मालिक PFRDA, ठीक है। ये वित्तीय बाजार है। वित्तीय बाजार 4 प्रकार के, ठीक है। बैंकिंग, शेयर, सबका अलग अलग मालिक, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट हो गया। कल वित्तीय बाजार ही बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, और वित्तीय बाजार में ही पढ़ेंगे बहुत सारा कमर्शियल पेपर, T-बिल जो है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए वित्तीय बाजार में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आपको जो भी है, या T-बिल, ट्रेजरी बिल। अच्छा, ट्रेजरी बिल जो था, अभी आप लोग पीछे पढ़े होंगे कि यह जो सरकार 2 प्रकार से, सरकार का जो उधार लेता है वो 2 प्रकार से दो होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए। T-बिल क्या शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है। जो बॉन्ड जारी करता है वो
लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सब याद रखिएगा, तुम छोटा छोटा चीज है ना, आपको स्टैंडर्ड में दे देगा। ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इतना है। ठीक है, कल से रहेगा। ठीक है, रखते हैं।